गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है थर्ड ईयर में। तो फोटोसिंथेसिस को अगर समझना है तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ बार बार कुछ शब्द आपके बुक्स में बार बार रिपीट होंगे। तो टॉपिक पे आने से पहले मेरी कोशिश है कि मैं उन शब्दों को आपको क्लियर कर दूं, तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आज फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज। सबसे पहला है जो वर्ड आता है फोटोसिंथेसिस में, वो है CO2 एसिमिलेशन। हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। जैसा कि शब्द बता रहा है, स्व अंगीकरण, मतलब बाहर की चीज़ों को अपने अनुरूप ढाल लेना, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। तो फोटोसिंथेसिस में ये शब्द किताबों में बार बार आएगा, तो आपको ये नहीं होना चाहिए दिमाग में कि ये क्या होता है, तो मैं उसको समझा देती हूँ। CO2 एसिमिलेशन होता है कन्वर्शन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस इनटू बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब बाहरी पदार्थों को पौधा अपनी बॉडी के अनुरूप कन्वर्ट कर लेता है, बदल लेता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ये जो स्वांगीकरण होता है फोटोसिंथेसिस में, इसमें बाहरी पदार्थ कौन कौन से हैं? बाहरी पदार्थ हैं पानी, CO2, लाइट। ये तीन चीज़ें क्लोरोफिल के द्वारा अपने बॉडी के अनुरूप वो स्टार्च में बदल जाएगी, फैट में बदल जाएगी, प्रोटीन में बदल जाएगी। जैसा प्लांट है वैसा वो अपने अनुरूप भोजन उससे बना लेता है। तो इन्हीं को कहा गया है फॉरेन सब्सटेंसेस, बाहरी पदार्थों को अपने बॉडी के अनुरूप ढाल लेना। क्लियर हो गया? ये जो CO2 एसिमिलेशन होता है, ये दो चरणों में पूरा होता है। दो प्रोसेसेस होती हैं। पहला है प्राइमरी प्रोसेस, प्राथमिक प्रक्रिया, जिसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, और सेकेंडरी प्रोसेस, द्वितीयक प्रक्रिया, जिसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। तो जो साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था उनके नाम से इनका नाम रख दिया गया है। तो असिमिलेशन की दो चरण हैं, दो स्टेप्स हैं, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक दूसरा जो टर्म इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका आवागमन होता है पौधे के कोशिका में बाय अ चेन या सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, उसके लिए एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, एक सिस्टम काम करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो फ्री नहीं रहता। वो जिससे निकलता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो लेता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो चेन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, उसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट रूप से होगी ही। पहला कौन है? डोनर है। दूसरा कौन है? एक्सेप्टर। अब ये एक्सेप्टर एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी। जब चेन बननी है तो एक तो कैसे होगा, तो एक चेन बनती है, एक श्रृंखला बनती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको ले लेगा, फिर वो दूसरे को पास ऑन करेगा, फिर वो तीसरे को करेगा, फिर चौथे को करेगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और वो दूसरे किसी केमिकल कंपाउंड के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो एक तो कंपाउंड है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो क्यों निकल रहा है इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु ज़्यादा मात्रा में है, तो आप उसको किसी को देना पसंद करते हैं। अगर वो आपके काम नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे? दे देंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो डोनेशन इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा मनी होती है। तो वो जो दाता जो होता है, दान जो देता है, उसको हम बोलते हैं डोनर। तो जो भी जहाँ से भी फर्स्ट बार इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इसलिए निकलता है क्योंकि वहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का हाई प्रेशर।
मतलब इतने ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो उसको डोनेट करेगा, वो दे देगा, डोनर बन जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कंपाउंड में पाया जाता है निगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। हाई इलेक्ट्रॉन प्रेशर मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और उसको वो चीज़ रखनी नहीं है, मतलब निगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। देखिए, एक व्यक्ति अगर बहुत अमीर है और साथ ही वो बहुत कंजूस है, तो वो कभी भी डोनेट नहीं करेगा, पैसे को दान नहीं करेगा जब तक उसमें देने का भाव नहीं हो, उसके प्रति मोह कम ना हो। तो निगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और वो उसको रखना नहीं चाहता, तो फिर वो उसको निकाल देता है। इसी प्रकार से एक्सेप्टर में देखिए, लो इलेक्ट्रॉन प्रेशर, आपके पास कमी होगी तो आप चीज़ को, वस्तु को लेने की इच्छा रखेंगे। तो लो इलेक्ट्रॉन का प्रेशर जहाँ होता है वहाँ उस तरफ इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, और उनमें होता है पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, मतलब लेने का एक बहुत तीव्र इच्छा। तो पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल उसी को कहते हैं। तो अब जो चेन है या सिस्टम है उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है, इन टर्म्स को, इन टर्मिनोलॉजी को, इन जो ये शब्द आएंगे इसको हमें दिमाग में फिट करना है। तो सबसे पहले देने वाला होता है चेन में डोनर, फिर उससे फिर एक जो सबसे पहले उसको पकड़ता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर, फिर दूसरा एक्सेप्टर, फिर तीसरा एक्सेप्टर, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो कैसे काम करता है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए। एक बहुत कच्चा माल जो है वो है लाइट या प्रकाश। तो लाइट को समझना जरूरी है। लाइट जो होती है वो 3 तरह से फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है। कितनी क्वांटिटी पौधे को मिल रही है प्रकाश की, किस क्वालिटी, किस गुणवत्ता का प्रकाश वहाँ तक पहुँच रहा है, और इंटेंसिटी मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश 3 तरह से पौधों पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर असर डालता है। प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की गुणवत्ता और प्रकाश की तीव्रता। तो ये लाइट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और प्रकाश संश्लेषण पर असर डालने वाले कारक जब पूछे जाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि लाइट को कभी भी छोड़ नहीं देना है, ये इम्पॉर्टेंट कारक है। अब लाइट जो होती है उसको हमने बचपन से पढ़ा है कि एक प्रकाश जो सफ़ेद रंग का दिखता है उसमें 7 रंग होते हैं। तो हिंदी में तो हम बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं बैजा नीह पिनाला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, इस तरह से। और इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर। तो ये आपको क्रम जो है ये वाइवा में पूछा जाता है कि लाइट के 7 रंग का जो स्पेक्ट्रम में जो कलर हैं उसका क्रम बताइए। तो 3rd ईयर में आकर अगर आप इस चीज़ को नहीं बता पाते तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो आपको हिंदी में बैजा नीह पिनाला या तो याद रखना है, या फिर स्पेक्ट्रम को विबग्योर, इंग्लिश वाले जो मीडियम के बच्चे हैं वो इस तरह से याद रखेंगे। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर मिलकर जो अपन जिस प्रकाश में देख पाते हैं सफ़ेद, उसको बनाता है। तो अब स्पेक्ट्रम जो है उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जहाँ पर विजिबल लाइट होती है उससे पहले जो है मतलब एक तरफ तो होता है रेड लाइट, और उसके और आगे बढ़ेंगे तो इंफ्रा रेड लाइट होती है, और दूसरी साइड होता है वायलेट, और वायलेट के और ऊपर चले जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेड लाइट होती है। तो ये जो वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम का वो होता है 390 to 760 nm, नैनोमीटर।
तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य हैं वो विजिबल लाइट की क्या है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 390 से 760 nm के बीच दृश्य प्रकाश होता है जिसमें हमें वस्तुएं नज़र आती हैं। अब जो ब्लू और रेड लाइट प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकाश की, इस वेवलेंथ के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की इस वेवलेंथ की उपस्थिति में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइटेड फॉर्म में आते हैं, मतलब वो एक्टिव हो जाता है क्लोरोफिल, और उसी से एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, जिसको हम डोनर कह रहे हैं, वो एक स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले उसमें से निकलेगा, इजेक्ट होगा, बाहर आएगा। तो ये प्रकाश के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने दिया। अब फोटोसिंथेसिस में जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की साइट क्या है। मतलब कोई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछें तो प्रकाश संश्लेषण पौधे में कहाँ होता है, तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो थर्ड ईयर के अनुरूप ना आकर आप क्या बोलते हो, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। ये आंसर है स्कूल लेवल का, छोटी क्लास में का आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की जो जगह है पौधे में क्या है, पत्तियाँ। पत्तियाँ तो करती हैं, लेकिन थर्ड ईयर के हिसाब से आना पड़ेगा, आपको लेवल ऊंचा करना पड़ेगा। तो जब भी पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि हरे भागों में होता है, पत्ती में होता है। आपको ये बोलना है कि जो साइट है वो है क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्वांटासोम में होता है। अब क्वांटासोम को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको ये शब्द भी आपने सुना होगा। तो क्वांटासोम को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में पाए जाते हैं। प्लास्टिड है कोशिका का एक अंग, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक भरा होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जिसमें होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है कि क्लोरोफिल होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आधे लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, आधे लोग बोलते हैं क्लोरोफिल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल वर्णक है, पिगमेंट है, और वो किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो ग्रीन कलर का वर्णक इसमें भरा होता है, तो इसीलिए पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में इसका स्ट्रक्चर आपको, जिसको नहीं आता है सेकेंड ईयर में, वैसे तो सेल ऑर्गेनेल डिटेल में आपके कोर्स में थे और आपने अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप स्किप कर गए, छोड़ दिया आपने, तो आप फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पर आज जाएंगे। मतलब आज का आपका जो होमवर्क है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से समझना। क्लोरोप्लास्ट में दो भाग होते हैं अंदर, पहला है ग्राना, दूसरा है स्ट्रोमा। ग्राना उस तरह की रचना होती है जो छोटी क्लासेस में पढ़ी है, कि जैसे आप 25 पैसे का कॉइन या 1 रुपए का कॉइन एक के ऊपर एक जमा दें तो जो एक टावर बनेगा उसको बोलते हैं ग्राना। और जो बीच का जो भाग होता है जहाँ पर ये होते हैं, पाए जाते हैं, जो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो होता है स्ट्रोमा। तो ग्राना में जाना पड़ेगा क्वांटासोम को समझने के लिए। ग्राना में 10 टू लेके 100 थाइलेकॉइड्स होते हैं। अब आपका जो देखो वाइवा का क्वेश्चन है, ये हो जाता है कि थाइलेकॉइड को एक्सप्लेन करो, तो आपको बताना है कि थाइलेकॉइड ग्राना में पाई जाने वाली डबल वॉल वाली संरचनाएं होती हैं जो कॉइन के समान होती हैं, एक के ऊपर एक स्थित होती हैं, और इनकी जो इनर वॉल है, अंदर की जो लेयर है, उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं क्वांटासोम।
तो अब समझ में आ गया। तो आपको कोशिका में कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना में ग्राना होते हैं। ग्राना में 10 से लेकर 100 तक थाइलेकॉइड होते हैं। थाइलेकॉइड की डबल वॉल की जो अंदर वाली परत है, वॉल है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उसको क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वांटासोम में क्यों प्रकाश संश्लेषण होता है? क्वांटासोम की विशेषता है कि ये जो स्मॉल पार्टिकल है उसमें भरे होते हैं 200 से लेकर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल जो है ना, वो मॉलिक्यूल के रूप में छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल के। तो 200 से 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 50 कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट, सहायक वर्णक, उसके 50 मॉलिक्यूल साइंटिस्ट ने नोटिस किए हैं। और एक स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसको नाम दिया जाता है, बुक में देखना आप, P700 या P680। ये जो स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिखा होता है, एक बड़ा बना देते हैं, और ये होता है ट्रैप सेंटर। ट्रैप सेंटर मतलब ये लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को सबसे पहले पकड़ता है और क्रिया को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को शुरू करता है। तो अगर स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में नहीं आएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। तो स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का रोल समझ में आ गया। इसका काम है लंबी वेवलेंथ की लाइट को सबसे पहले अवशोषित करना ताकि क्रिया को शुरू किया जा सके। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो सबसे पहला रोल होता है लाइटर से गैस के बर्नर को ऑन करना, बिना उसके आप खाना नहीं बना सकते। तो स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जस्ट लाइक बर्नर, वो स्टार्ट होगा, वो ट्रैप सेंटर कहलाता है, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और फिर उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं सभी स्टूडेंट से पूछने पर आंसर क्वांटासोम ही एक्सपेक्ट करूँगी आगे, जब सब कुछ नॉर्मल होगा और प्रैक्टिकल्स में आप आओगे। तो पत्ती नहीं बोलना है, हरे टिश्यू नहीं बोलना है, मीज़ोफिल नहीं बोलना है, सेकेंड ईयर तक भी नहीं रुकना है, पहली सेट टिश्यू पे भी नहीं रुकना है। आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्वांटासोम पर जाकर टिक जाना है। तो आपके वाइवा जो है उसके आप 4 क्वेश्चन और ऑफर करेंगे इस तरह से कि क्वांटासोम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं हम फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रिडॉक्स सिस्टम होते हैं। रिडॉक्स सिस्टम किस रूप में होते हैं, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। जितने साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम A, B, C, F, वो रिडॉक्स सिस्टम है। PQ45 मिलेगा लिखा हुआ, प्लास्टोक्विनोन, वो रिडॉक्स सिस्टम है। फ्लेवोप्रोटीन्स जिसमें FAD, FMN, FAD क्या है? फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN। तो ये सब जो हैं ये रिडॉक्स सिस्टम हैं। उसी प्रकार से 4th नंबर पर लिखा है NAD, NADP, ये रिडॉक्स सिस्टम है। एक रिडॉक्स सिस्टम है FD जिसको बोलते हैं फेरिडॉक्सिन, एक है PC जिसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन, और क्लोरोफिल खुद एक रिडॉक्स सिस्टम की तरह प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। अब रिडॉक्स सिस्टम का क्या कार्य है? तो रिडॉक्स सिस्टम्स करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसको दूसरा नाम दिया गया है डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन करता है सिस्टम। या रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो मैंने पहले ही पिछली क्लास में आपको बोला था व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कुछ याद नहीं रहता है तो आप बोलिए
फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल और एडिशन ये रिएक्शंस चलती हैं प्रकाश संश्लेषण में, और इसके लिए रेडॉक्स सिस्टम्स का होना जरूरी है। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम के बारे में जानकारी। अब हमारी जो जानकारी बच रही है वो है फोटो सिस्टम्स। देखो, प्रकाश संश्लेषण में वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करके ये पता लगाया था कि फोटो सिस्टम दो होते हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। दो सिस्टम काम करते हैं। फोटो सिस्टम 1 में आप अब उठाकर देखोगे बुक में तो आपको स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल P700 लिखा हुआ दिखेगा। और फोटो सिस्टम 1 करता है इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया जिसको बोलते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दो प्रकार से होता है, चक्रीय एवं अचक्रीय। और ये फोटो सिस्टम 1 के द्वारा होता है। फोटो सिस्टम 2 भी ऑपरेट होता है प्रक्रिया में, जो कि नॉन साइक्लिक या अचक्रीय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। और फोटो सिस्टम 2 की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो है P680। तो दोनों सिस्टम्स में अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या और डिफरेंसेस पाए जाते हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो फोटोसिंथेसिस लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये नहीं चलती तो आज हम जो भोजन जो भी हमको जिस भी फॉर्म में हम खा रहे हैं वो हमको अवेलेबल नहीं होता। चाहे हम प्रोटीन लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे फैट लें, चाहे ऑयल लें, चाहे मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सिंथेसिस किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो आप इसको इंटरेस्ट लेकर अपने लेवल पर इसकी रीडिंग लगाते रहिए और मैं जितना ऑनलाइन क्लास के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर पाऊँगी, मेरी कोशिश रहेगी कि ये आपको समझ में आ जाए। फोटोसिंथेसिस ओवरऑल वो प्रक्रिया है जिससे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो पौधे ऑक्सीजन भी देते हैं और भोजन भी प्रदान करते हैं, और इसके बिना, पौधों के बिना लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी जो मौसम चल रहा है, मैं एक सजेशन आपको दे देती हूँ, रिक्वेस्ट बोलूँगी उसको, सजेशन तो क्या बोलूँ, कि जितना मैक्सिमम आपके पास जगह है उसमें आप जितने पौधे अभी लगा सकते हैं पौधे लगाइए। 2-4 साल में वो ट्री बन जाएंगे। तो हम जितनी अभी जो मास्क युग चल रहा है, अभी मास्क युग में हमें ऑक्सीजन की बहुत बेचैनी हो जाती है, लगाए लगाए कमी महसूस हो रही है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए इस धरती पर और अपना बॉटनी पढ़ने का जो फ़र्ज है उसको अदा करिए। खाली नंबर लेना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। थैंक यू।